गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 310 सेट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाल ही में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म कहाँ हुआ? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये हुआ जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी प्रजनन केंद्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ और भारत इस पद्धति के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला देश है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यूपीएससी का फेवरेट। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा में भी कई बार प्रश्न बने पिछले 10 सालों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर। राजस्थान का राज्य पक्षी है, ये बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अर्देओटिस नाइग्रिसेप्स और स्थानीय भाषा में इसको गोंडाबन कहा जाता है और इसे घास के मैदानों या चरगाह पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य संकेतक के रूप में जाना जाता है और यह भारत में सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है ये। सिम्बैक्स अभ्यास पर कई बार चर्चा की है पहले भी। किन दो देशों के बीच आयोजित किया था सिम्बैक्स? भारत और सिंगापुर के बीच में। देखिए, सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ये और इसका जो 31वां संस्करण है 2024 का, वो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक, 2 चरणों में, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक नई श्रेणी तरुण प्लस को शामिल करते हुए मौजूदा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 12 लाख। 3 सीमा है इसके अंदर। एक चौथी सीमा और ऐड की गई है इसमें, तरुण प्लस, तो उसमें जो है 10 लाख रुपए से बढ़ाकर राशि कर दी गई है 20 लाख रुपए, डबल कर दी गई है, भी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 24-25 की घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक नई श्रेणी तरुण प्लस को शामिल करते हुए मौजूदा ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, डबल कर दिया सीधे। तो ये तो न्यूज़ हो गया। अगर इसका बेस आधार बनाकर प्रश्न पूछ ले तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2015 में। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण उत्पाद हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक सही सुमेलित नहीं है? शिशु, किशोर, तरुण। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। देखिए, शिशु के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण, तरुण के लिए 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण होना चाहिए। यहाँ 15 लाख रुपये लिखा है, इसलिए गलत है ये वाला और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक नई श्रेणी ऐड की गई है तरुण प्लस, उसमें इसके बाद से 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण उत्पाद हैं। शिशु 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण, तरुण के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण। इसके ऊपर एक नई श्रेणी एडेड है तरुण प्लस। इस नई श्रेणी के तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के उन ऋण उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा ऋण जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत, मतलब इस श्रेणी के अंतर्गत लोन लिया और उसे सही समय पर वापस चुकाया। ठीक है, पिछले ऋणों का लाभ उठाते हुए उनका सफलतापूर्वक भुगतान भी किया, उनको ही दिया जाएगा 10 लाख से 20 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में, ग्लासगो में, बीजिंग में, नई दिल्ली में। यहाँ देखिए, इसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे, भी है इसका आंसर।
देखिए, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जाने थोड़ा सा परिचय। तो राष्ट्रमंडल खेल एक नियोजित अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश वाले देश शामिल हैं या शामिल होते हैं। शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल। आयोजन की बात करें तो प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक भी 4 सालों में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने वर्ष 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निर्धारित 22 खेलों के कार्यक्रम को घटाकर केवल कितने खेलों तक सीमित कर दिया है? देखिए, 22 गेम थे, अब 22 गेम से घटाकर कर दिए हैं 10 खेल होंगे केवल। ठीक है, ग्लासगो में होंगे 2026 में, 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 2026 में। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने वर्ष 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निर्धारित 22 खेलों के कार्यक्रम को घटाकर केवल कितना कर दिया है? 10 खेलों तक सीमित कर दिया है। कुल शामिल 10 खेलों को देखें तो एथलेटिक्स है और पैरा एथलेटिक्स है, तैराकी है और पैरा तैराकी है। ठीक है, तो एक एथलेटिक्स सामान्य लोगों के लिए, एक दिव्यांगजनों के लिए, पैरा हो गया वो कलात्मक जिम्नास्टिक है, और चौथा है ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग। 5वां नेटबॉल है, भारोत्तोलन है 6ठा, और पैरा पावर लिफ्टिंग। मुक्केबाजी है 7वां, जूडो है 8वां, बाउलिंग और पैरा बाउलिंग है 9वां, और 10वां है 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, यानी सामान्य और पैरा दोनों इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न 8, क्वेश्चन नंबर 8, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया। अपने आप में यह प्रश्न है, लेकिन यहाँ प्रश्न है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। सी है इसका आंसर। देखिए, यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण था। थीम याद रखिएगा, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य रूस के कजान में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात दाना किन राज्यों के तटों से टकराया? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया। भी सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में चक्रवात दाना ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। चक्रवात दाना के बारे में जाने तो दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, चक्रवात जो होता है वो निम्न दबाव का क्षेत्र होता है, और इसके विपरीत जो प्रति चक्रवात होता है वो उच्च दबाव का क्षेत्र होता है। इस चक्रवात का मुख्य लैंडफॉल बिंदु है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा तट रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार चक्रवात के लैंडफॉल के बाद हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 10वां प्रश्न है, वायु में मौजूद डैश छोटे ठोस या तरल कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? PM1.5 और PM5, PM2.5 और PM10, PM2.0 और PM10, या PM2.5 और PM5? वायु में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे छोटे ठोस या तरल कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा करते हैं। भी है इसका आंसर। देखिए, वायु में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे छोटे ठोस या तरल कण फेफड़ों यानी आपके लंग्स में गहराई तक प्रवेश करके गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा करते हैं। चर्चा में क्यों है ये? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार विगत कुछ वर्षों से दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में, पार्टिकुलर मैटर यानी PM2.5 और PM10 का स्तर
चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर 2024 के बीच में दिल्ली में बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले 6 दिनों का अनुभव किया गया। ठीक है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो गया दिल्ली का। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 के साथ यह बहुत खराब स्तर तक पहुंच गया। 332 को क्या नापेंगे? बहुत खराब। इसके अगर ऊपर चला जाए तो 400 के ऊपर, 400 से 500 जाए तो गंभीर स्थिति है वो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में किस न्यायालय ने स्वच्छ हवा के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। स्वच्छ हवा का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने। सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ हवा का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया और न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली एवं उसके पड़ोसी राज्यों की सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए फटकार भी लगाई, इसलिए न्यूज में। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक प्रश्न है, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्तरों को सही सुमेलित कीजिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यह है स्थिति 0 से 50 रहेगा तो क्या होगा? 101 से 200 क्या, 301 से 400 तक क्या, 201 से 300 तक क्या। ऊपर हमने देखा था 332 हो गया दिल्ली का, यानी बहुत गंभीर है, मतलब बहुत खराब है। तो 301 से 400 तक तो बहुत खराब हो जाएगा ये। सबसे कम 0 से 50 है तो ये अच्छा ही माना जाएगा, और 101 से 200 मध्यम स्थिति हो गई, और 201 से 300 हो गया खराब। इसके ऊपर जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, अगर 401 से 500 हो जाएगा इस तरह से, तो वो हो जाएगी गंभीर स्थिति। तो इसका जो सही सुमेलित हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो वायु प्रदूषण के स्तरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक है, 101 से 200 मध्यम है, ये था ऑप्शन में, ये था। 201 से 300 खराब है, और 301 से 400 बहुत खराब है। ये दिल्ली की स्थिति यहाँ पर 332 था उसका, सितंबर अक्टूबर में रही, और 401 से 500 गंभीर, सबसे ऊपर की श्रेणी है ये। इस तरह के प्रश्न बनते हैं स्टेट पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है? क्लाइमेट चेंज का कौन सा प्रभाव नहीं है इसमें? खाद्य एवं जल सुरक्षा के लिए खतरा, महासागरीय अम्लता में अम्लीकरण में वृद्धि, हिम गलन और बढ़ता समुद्री स्तर, वनाग्नि में कमी। वनाग्नि बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, यही नहीं है, डी है इसका आंसर। वनाग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल मौसम से संबंधित घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ ही दुनिया भर के देशों की स्थिरता और सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? वैश्विक औसतन तापमान में वृद्धि, ठीक है, जो हो रहा है। हिमगलन और बढ़ता समुद्री स्तर, ये भी हो रहा है। महासागरीय अम्लीकरण में वृद्धि, ये भी बढ़ रहा है। जैव विविधता की कमी भी हो रही है। खाद्य एवं जल सुरक्षा के लिए खतरा है, बिल्कुल है। चरम मौसमी घटनाओं जैसे कि तूफान, सूखा, बाढ़, वनाग्नि की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि, और ये सब हो रहा है। ठीक है, ये सब हो रहा है। चक्रवात दाना का आना, ठीक है, उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग, जिसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना चलानी पड़ी। सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। स्पेन की हालत क्या हुई? फ्लैश फ्लड आया अभी हाल ही में, सब उजड़ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व पोलियो दिवस 2024 की थीम पूछ रहा है ये। विश्व पोलियो दिवस 2024 की थीम है हर बच्चे तक पहुंच के लिए एक वैश्विक मिशन। हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। पोलियो जो कि वायरस से होता है, पोलियो वायरस से। तो हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया।
और इसका आयोजन प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को किया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? पोलियो वायरस को लेकर जागरूकता फैलाना और समय पर बच्चों को इसका टीका लगाने के लिए प्रेरित करना। विश्व पोलियो दिवस 2024 की थीम क्या है? हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन। विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी, काफ़ी साल हो गए। थोड़ा और जाने पोलियो के बारे में। तो पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है, अत्यधिक संक्रामक रोग है। पोलियो वायरस के कारण होता है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और कुछ ही घंटों में पूर्ण पक्षपात का कारण बन जाता है, पक्षघात का कारण बन जाता है। पोलियो वायरस गंदे पानी या खाने की वजह से फैलता है। इसके अलावा यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। सालों से भारत सरकार कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ इसका प्रचार किया गया भारत सरकार के द्वारा। मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन सालों से इसका कैंपेन चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत तिब्बत सीमा बल यानी ITBP की स्थापना कब हुई थी? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, आपको ITBP ज्वाइन करना है तो SSC से चले जाइए, SI बनेंगे, SSC CPO, और UPSC से असिस्टेंट कमांडेंट, सीधा एक ग्रुप में। चलिए, 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP के बारे में और जाने तो यह 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है ITBP। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को देखें तो असम राइफल है, सीमा सुरक्षा बल है जिसको BSF बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है CRPF बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है NSG बोलते हैं, फिर सशस्त्र सीमा बल SSB बोलते हैं। और ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, सबके सब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं। ये अपने आप में एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है अर्धसैनिक बल। मुख्यालय ITBP का नई दिल्ली में है और इसका मुख्य काम क्या है? भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना। आदर्श वाक्य है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। तो 15 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं, वो जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके।